92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य ऋत्विक श्रीधर जोशी की लिखी कहानी ढाई मुस्कान। स्टेज पे एक अनोखा एक्टर खड़ा था। जब जब एंट्री लेता तालियां बटोर लेता। नहीं सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस से नहीं, अपने उस जज्बे की वजह से जो लोग साफ देख सकते थे। न जाने कितनों को प्रेरित कर रहा था, क्योंकि तालियों से गिनती करना संभव नहीं है। होठों से बाहर आते खरगोश जैसे दांत, पर 2 नहीं 2.5। एक थोड़ा टूटा हुआ 21 साल का जवान, पर दिमाग 12 साल जितने बच्चे का। शारीरिक रूप से भी कमजोर और दिमागी रूप से भी। आंखें और कान जन्म से ही खराब, आम आदमी की तुलना में सिर्फ 40%। हड्डियां भी कमजोर हैं, क्योंकि इसके हाथ कोहनी से टेढ़े थे और हल्के धक्के से भी अनिकेत को गंभीर चोट का खतरा रहता था। बात समझने और याद करने में भी देर होती थी, अगर सुनाई ठीक से दे तो। भोला भाला लड़का, न जाने कितनी चीजें करना चाहता होगा, पर हर चीज के आड़े कमबख्त ये मुश्किलें आ जाती। पढ़ाई में जंग चल ही रही थी उसकी। पता नहीं उसके माँ बाप उसको कॉमर्स क्यों करवा रहे थे। 2 साल से सेकेंड ईयर के पेपर दिए जा रहा था, वो भी सिर्फ अपनी दिक्कतों की वजह से नहीं, इसलिए भी क्योंकि कोई राइटर नहीं मिलता जो उसके लिए पेपर लिखते। आप सोचेंगे ये पात्र मनगढ़ंत है, इतनी समस्याओं के साथ भी कोई जी सकता है। हाँ, अनिकेत जीता है इतनी समस्याओं के साथ कि आप सुनते सुनते परेशान हो जाएंगे। अजीब है, जीने से हार ही नहीं मानता। उसे नाटक में ले लेने का कारण यह था कि मैंने खुद को उसके शरीर में महसूस कर लिया था। बहुत बेचैन करने वाली सिहरन हुई। मैंने बस यही सोचा था कि अगर इससे उसको थोड़ी सी भी खुशी मिलती है तो हर्ज क्या है। लेकिन अनिकेत ने आज मुझको बतौर डायरेक्टर पहला गर्व दे दिया था। स्टेज पे इतना सधा हुआ, इतना कसा और नपातुला काम मैंने तो कभी नहीं देखा। पूरे रिहर्सल में दीवारों से, सामान से, लोगों से लड़ता भिड़ता रहता था। हॉल में ज्यादातर हिस्सों में अंधेरा ही होता है। अनिकेत रोशनी खोजते हुए मुझ तक पहुंचता था। किसको पता था कि आज उसकी कमजोरी ही उसकी काबिलियत बन जाएगी। कम दिखने और सुनने की वजह से उसका औरों की तरह ध्यान बट नहीं सकता था। पूरे रिहर्सल के दौरान उसको पकड़ पकड़ के स्टेज की नाप समझाई, उसको कदम गिनवाए, डायलॉग क्यूज निश्चित करवाए, और आज सब सफल हो गया। अपनी मेहनत का पूरा नतीजा पाते हुए मेरे दिल की धड़कन पता नहीं किस गति से धड़क रही थी कि कभी वो महसूस होती और कभी नहीं। वाह, क्या शानदार शो रहा। नहीं, ये कहानी अनिकेत के नाटक के सफर की नहीं है, ये उसके जिंदगी के प्रति जुझारूपन की है। नाटक तो खत्म भी हो गया, बस अनिकेत की ये खुशी यहीं तक रह जानी थी, क्योंकि कल से सब अलग हो जाएंगे। तब अनिकेत क्या करेगा। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य ऋत्विक श्रीधर जोशी की लिखी कहानी ढाई मुस्कान। इस कहानी में अब तक आपने सुना, कहानी का नायक एक नाटक का डायरेक्टर है जो अनिकेत नाम के एक लड़के का हितैषी है। उसके निर्देशन में अनिकेत बहुत कुछ सीख गया है। वो न तो पूरी तरह देख सकता है, न सुन सकता है। 21 साल की उम्र में 12 साल के बच्चे जैसा है, और उसका शरीर भी बेढंगा सा हो गया है। इन मुश्किलों के बाद भी स्टेज पे किसी अनुभवी की तरह पूरे आत्मविश्वास से परफॉर्मेंस कर रहा है। लोग उसको देख के मंत्रमुग्ध हैं। नायक को इस पे गर्व होता है, लेकिन ये चिंता भी कि जब ये नाटक खत्म हो जाएगा तो कल से अनिकेत क्या करेगा। अब आगे। अनिकेत और मेरी नज़दीकी पे सील उस शो के बाद तब लग गई जब उसके पिता मुझसे रो रो के कह गए, दूध लेने जाता है तो भी चोट लगवा के आ जाता है।
या कभी किसी कुत्ते की दुम पे पैर रख देता है। कितनी बार रेबीज के इंजेक्शन लगे, पर आज देखो कैसे फट 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 बोल रहा था स्टेज पे, थैंक यू। हम इससे ज्यादा क्या सोच लेते इसके लिए। हम सब उनको चुप करवाते जा रहे थे और उनका रोना बढ़ता जा रहा था। पहले पता होता कि अनिकेत के आने भर से चुप हो जाएंगे तो उसको पहले ही लाके खड़ा कर दिया होता। इतना बुजुर्ग आदमी रोते भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अनिकेत मुस्कुरा रहा था, जाने मुझको देख के या कुछ सोच के, पर उसका चेहरा मेरी तरफ ही था। मैं भी मुस्कुराया और मेरा ऐसा करते ही अनिकेत ने कहा, दिवाली पे घर आइए सर, आएंगे ना। मैं कुछ तय नहीं कर पा रहा था। अनिकेत मेरी तरह 26 साल का समझदार नौजवान नहीं था, 12 साल के बच्चे जैसा था। बच्चे को हाँ कह देने का मतलब वादा कर देना। हम लोग क्या कहते थे बचपन में? हाँ, गॉड प्रॉमिस। मेरे जैसे महत्वाकांक्षी और कई बुरे अनुभवों वाले लड़के के लिए ये गॉड प्रॉमिस कर देना मामूली काम नहीं था। उसका मुझसे लगाव मेरे लिए मुसीबत बन सकता था, क्योंकि ऐसे लोग अक्सर किसी से जुड़ जाने के बाद अनचाहे ही उनकी जिंदगी में काफी उथल पुथल ले आते हैं। उसे पक्का मुझसे लगाव हो गया था। जिस तरह उसने मुझको निमंत्रण दिया, उससे साफ झलक रहा था कि वो मुझको अपने घर के दरवाजे पे देखने के लिए कितना बेसब्र है। नाटक की रिहर्सल के दौरान मुझसे कही उसकी वो बातें याद आने लगी। सर, पापा कहते हैं कि अगर आप हैं तो ही मैं बाकियों के साथ घुल मिल सकता हूं, वरना मेरे जैसे को कौन टाइम देता है। अनिकेत खुद को मुझ पर निर्भर बनाता जा रहा था, जबकि मैं उसको आत्मनिर्भर देखना चाहता था। इसीलिए तो इतना सब किया था उसके लिए, पर यहां तो मामला ही उल्टा पड़ रहा था। उस समय बात टालनी जरूरी थी, क्योंकि उसके पिताजी भी मेरी तरफ उन्हीं आशान्वित नजरों से देख रहे थे। दोनों जैसे भावनात्मक दबाव डाल रहे हैं। मैं भी खुद को इस नए रिश्ते की जिम्मेदारी के लिए तैयार नहीं कर पा रहा था। मैंने बस इतना ही कहा, अभी घर जाओ, बाद में देखते हैं अनिकेत, कोई वादा नहीं कर पाएंगे हम अभी, ठीक है। अनिकेत को सुनाने के लिए मैं अपनी आवाज थोड़ी ऊंची करके ही बात करता, जिससे उसको मेरे साथ कोई दिक्कत न होती। अनिकेत ने हाँ के इशारे से अपनी पूरी गर्दन झुका के वापस खींच ली और अपने पिता के सहारे से वहां से चला गया। मैंने सोचा था मैंने एक अच्छा काम कर दिया, बस हो गया, नाटक खत्म, बात खत्म। पर अनिकेत गया मुझको एक दुविधा देके। नाटक तो खत्म हो गया, पर बात अभी खत्म नहीं हुई। वो शायद शुरू होने जा रही थी। ये नाटक तो प्रस्तावना थी, अनिकेत को जूझने के हुनर सिखाना इस कहानी की भूमिका। क्या करना चाहिए मुझे? दिवाली पे ढेर सारे काम होंगे, कई दोस्तों के यहाँ मिलने भी जाना है। वो तो खैर कोई खास दिक्कत नहीं, पर क्या मुझे अनिकेत के घर जाके इस अनचाहे रिश्ते की पौध को पानी देना चाहिए? 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य ऋत्विक श्रीधर जोशी की लिखी कहानी ढाई मुस्कान। इस कहानी में अब तक आपने सुना, शारीरिक और मानसिक रूप से अविकसित लड़के अनिकेत को कहानी के नायक यानी अपने गुरु और हमदर्द से इतना लगाव हो गया है कि वो उनको दिवाली पे अपने घर पर बुला रहा है। नायक कतरा रहा है क्योंकि अनिकेत से उसका रिश्ता किन्हीं दो समझदारों के बीच का नहीं, बल्कि एक क्षणिक लगाव की वजह से है। नायक को अच्छा नहीं लग रहा कि अनिकेत उस पर इतना निर्भर होता जा रहा है। नायक कोई वादा नहीं करता, बस टाल देता है और असमंजस में भी पड़ जाता है। क्या उसको अनिकेत के घर जाना चाहिए? अब आगे। मैं बाजार में सब्जी वगैरह ले रहा था। कल ही लक्ष्मी पूजन होना था। पूजा की सामग्री पहले ही ले चुका था। सब्जियां बहुत तरह की आ जाती हैं इन दिनों। दूर से ही मटर सूंघ लिया करता था, क्योंकि इन्हीं का तो इंतजार रहता है साल भर। मंडी में भीड़ काफी थी। मैंने जहां मटर के ठेले पे पैर बढ़ाए, वहीं मेरे पैर के नीचे किसी और का पैर आ गया। ये बड़ी अजीब सी बदतमीजी हो जाती है। मैं माफी मांगने के लिए मुड़ा ही था कि दबने वाले ने मुझको एक बड़ी गंदी गाली दे डाली। सब कुछ ठीक एक पल में ही हो गया।
जिसके बीतते ही मैंने पाया कि सामने गुस्से से हांफता अनिकेत एक झोला लिए खड़ा है। अनिकेत! अरे उफ 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 सर, आप मुझे पहचान नहीं पाया था, वरना यह हरकत नहीं करता। नाटक के बाद से अनिकेत को विकलांग समझना मैंने बंद कर दिया था। मुझे उसमें कई खूबियां दिखी जो आम लोगों में भी नहीं दिखती, लेकिन इन आम लोगों की बुराई भी दिख सकती है, यह मैंने कभी सोचा भी नहीं था। जो इतना गंभीर और भोला भाला दिखता था, इस तरह की गंदी गाली देने जैसा काम भी कर सकता था। पूरे 1 महीने में जो इज्जत मेरी नजर में इसने कमाई, बस एक पल में धुआं कर गया। मुझे गुस्सा तुरंत ही आ गया। पैर दब गया तो तुम ऐसे रिएक्ट करते हो अनिकेत? सॉरी सर, वो असल में जब ऐसा होता है तो मैंने इसके आगे उसकी कोई बात नहीं सुनी। अगर वो बस यूं ही मिल गया होता तो शायद मैं उसको हमदर्दी और लगाव की वजह से घर तक छोड़ आता, पर वो सब अब कहीं बाकी नहीं था। मैं उसको वहीं से अनदेखा कर बिना कुछ कहे वहां से चल दिया, यही सोचता हुआ कि हमदर्दी के लायक कोई नहीं होता, न सही सलामत और न अक्षम लोग। अनिकेत मुझे दिन की इस अस्थिर रोशनी में देख नहीं सकता था, और इतनी सारी धुंधली आकृतियों में मेरा खो जाना बहुत आसान था। वो बस आवाज़ों पे प्रतिक्रिया देता था जो मैं अच्छी तरह से जानता था। वहां से हट जाने का ये सबसे क्रूरतम उपाय था जो मैंने अनिकेत की बदतमीजी की सजा बना के अपना लिया। वो हवा में बेचैन अपनी माँ को खोजते मेमने की तरह मेरा नाम ले लेके मुझको खोजता ही रह गया। मैं पांव पटकता घर आ पहुंचा। मेरी इस प्रतिक्रिया पे मैं खुद भी हैरान था। मुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए था, पर पड़ गया। इसका मतलब यही था कि मेरा उससे एक रिश्ता बन गया था। गुरु शिष्य, बड़े भाई या जो भी हो, मेरा दिल टूटा था। 2 घंटे तक अपना ध्यान बटाने के नुस्खे अपनाता रहा। टीवी के चैनल बदलते हुए, कुछ गाने सुनते हुए, किताबें पढ़ते हुए, पर गुस्सा था कि शांति नहीं हो रहा था। घर की घंटी बजी और मेरी बहन ने जाके दरवाज़ा खोला। यह आवाज़ें मुझको अपने कमरे से ही आ रही थी। बहन के दरवाज़ा खोलने की आवाज़ आने के बाद पहले अजीब सी शांति छा गई, और फिर मैंने बहन को सीधे अपने कमरे में पाया। भैया, कोई अजीब सा लड़का है, तुझे पूछ रहा है। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य ऋत्विक श्रीधर जोशी की लिखी कहानी ढाई मुस्कान। इस कहानी में अब तक आपने सुना, शारीरिक और मानसिक रूप से अविकसित अनिकेत को कहानी के नायक यानी अपने गुरु और थिएटर के निर्देशक से बेहद लगाव हो गया है। उसने उनको दिवाली पे घर बुलाया है, लेकिन किसी तरह के अनजाने डर की वजह से नायक फैसला लेने से कतरा रहा है। अचानक एक दिन गलती से अनिकेत अपने गुरु को बाजार में न पहचान के एक बदतमीजी कर देता है, क्योंकि अनिकेत ठीक से देख सुन नहीं सकता। इसके बाद नायक उस पर बुरी तरह खफा हो जाता है, लेकिन अनिकेत चोट खाता, लड़ता भिड़ता उनके घर पहुंच जाता है। अब आगे। अनिकेत बुरी तरह से हांफता हुआ मेरे दरवाजे पे खड़ा हुआ था। मैं अभी तक कुछ बोला नहीं था, इसलिए उसको ये समझ नहीं आ रहा था कि सामने खड़ा कौन है। उसके कपड़े मैले हो चुके थे, टेढ़ी कोहनियों पे ताज़ी खरोंचों के निशान थे। उसे और भी कई जगह काफ़ी चोटें लगी हुई थी। मैं हैरान रह गया। मेरा घर सड़क से काफ़ी अंदर जाके गली में था। अनिकेत यहाँ पहुँच कैसे गया? मेरे माथे पे चिंता और अचरज एक साथ थी। अनिकेत मेरा पीछा कर रहा था। सवाल कैसे तो लाजमी था, लेकिन उससे ज्यादा जोर मार रहा था क्यों? उसकी हालत देखते हुए पिछली घटना भूल के मैंने चुप्पी तोड़ी। अनिकेत, तुम यहां आए कैसे? उसने हांफते हुए जवाब दिया, सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई। वो क्या है कि लोग मुझको जानबूझ के परेशान करते हैं बचपन से। कभी कोई अनशन जगह पे हाथ लगाता है तो कोई सर के पीछे मार के भाग जाता है सर। मैं उनको देख नहीं सकता सर, और फिर जब तक समझ पाऊँ तो सब हंसने लगते हैं। 1-2 बार गिरा दिया था उन्होंने मुझको, मेरे हाथ टूट गए थे। वही मेरा मोहल्ला है सर, सब मेरे साथ, मतलब सॉरी सर, वो बचपन से हैं। बस सर, उनको ऐसे ही झेलते झेलते बचने के लिए गालियां दे देता हूँ सर, इसके अलावा कुछ कर नहीं पाता सर। पर आज से नहीं दूंगा सर किसी को भी।
मैं देख सकता था कि उन बचपन के बेहुदा दोस्तों का जिक्र करते हुए उसके मुंह से शायद और भी भद्दी गाली निकलने वाली थी। मैं उसको ऐसा देख नहीं पाता था। मासूम था पर जमाने से अपनी मासूमियत छिपाता फिरता था। लेकिन ये बात अजीब थी। अरे, मुझे लगा था कि समाज ऐसे लोगों के प्रति इतना जागरूक तो हो ही चुका है, पर यहां अनिकेत मुझे उसकी वही पुरानी सूरत दिखा रहा था। शायद सच नहीं बोल रहा था, या शायद उसका वहम हो, पर उसका यहां तक आ जाना उसको झूठा तो कतई लगने नहीं दे रहा था। तुम्हें ये खरोंचे और चोटें कैसे आई? सर, आपकी गली में गायें बहुत हैं, उन्हीं में से किसी ने मार दिया होगा। हाँ, मैं एक जगह नाली जैसी जगह पे गिरा जरूर था। अनिकेत, अनिकेत, इस लड़के के जज्बे और इसके प्रति मेरे लगाव से मैं खुद को कैसे रोक लेता। पौध बढ़ती हुई दिख रही थी, रिश्ता गाढ़ा होता जा रहा था, लेकिन अपने समझदार दिमाग की बात भी टाली नहीं जा रही थी। फिर भी उसको तुरंत एक हल्की सी दवा लगा के मैंने कहा, चलो घर छोड़ देता हूं तुमको। उसने भी बिना कुछ पूछे या कहे अपनी गर्दन हाँ के इशारे में झटक दी। गलियों से इसको ले जाना इसे परेशान कर देगा, इसलिए मैंने उसको घाट के रास्ते ही ले जाना बेहतर समझा। सीढ़ियां उतरते हुए अनिकेत काफी समय ले रहा था। ऊपर से मैं भी बेरहम बन के उसकी चोटों की परवाह किए बगैर उसको ले जा रहा था। समय इतना ज्यादा लग रहा था कि अनिकेत से चुप रहा नहीं गया। सर, आपने माफ तो कर दिया ना? हाँ अनिकेत, मैं समझ गया, कोई बात नहीं। पर ये गाली वाली देके तुम अपना ही मुंह खराब कर रहे हो। उनके जैसा ही बनना है क्या तुमको? वो कुछ नहीं बोला। मैं समझ गया कि उसकी शर्मिंदगी उसको भीतर ही भीतर खा रही है। यहां मैं अपराध बोध से मरा जा रहा था। मेरी वजह से उसको इतनी चोटें लगी, कुछ तो करना फर्ज बनता है। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य ऋत्विक श्रीधर जोशी की लिखी कहानी ढाई मुस्कान। इस कहानी में अब तक आपने सुना, बचपन से न देख सुन पाने वाला और शारीरिक मानसिक रूप से अविकसित लड़का अनिकेत कहानी के नायक यानी अपने चहेते गुरु से अपनी कमजोरी की वजह से एक बदतमीजी कर बैठा, जिसके बाद वो नाराज होकर घर चले गए। लेकिन अनिकेत ने तमाम मुश्किलों के बाद भी उनका पीछा किया और चोट खा के उनके घर के दरवाजे पे जा खड़ा हुआ। उसने अपनी सारी जिंदगी की परेशानी बहुत कम शब्दों में और ढेर सारी भावनाओं के साथ सुना दी और माफी मांग ली। नायक को अनिकेत की हालत देख के उस पे स्नेह आ गया। वो उसको दवा लगा के घर छोड़ने निकल पड़ा है। रास्ते में नायक को अपराध बोध हो रहा है और वो उसके लिए कुछ करना चाहता है। अब आगे। अनिकेत को सीढ़ियां उतरते हुए किसी तरह का संकोच भी साथ में ही होता जा रहा था। सर, सीढ़ियां चढ़ते हुए कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बस उतरते हुए दिखती नहीं है। मतलब तुम्हारी चढ़ने की स्पीड उतरने से ज्यादा है। अनिकेत ने हाँ में गर्दन झटकी। मेरे दिमाग में एक ख्याल आ गया, अनिकेत को एक नया अनुभव देने का ख्याल। रिहर्सल के दौरान इसने जो जो सीखा वो खाली स्टेज पे था। अब समय था उन सब का इसकी जिंदगी में ढलने का। अनिकेत आखिर इसी तरह से जिंदगी तो नहीं काट सकता, मेरे रहते तो नहीं। मेरी गलती के एवज में अनिकेत के लिए एक जिम्मेदारी तो बनती थी। अनिकेत, ये जो तुम सड़क पे या कहीं भी इतना फूंक फूंक के कदम रखते हुए चलते हो, ये डर लगता है ना तुम्हें कि कहीं टकरा ना जाओ? उसने बिना रुके जवाब दिया, हाँ सर। तो एक एक्सपेरिमेंट करें। ये घाट है ना, काफ़ी खुला हुआ भी है और कम भीड़ वाला भी। सीढ़ी से उतर के बिना सहारे के चलो। मेरी सुनते ही अनिकेत घबरा गया। घबराहट में उसकी मुस्कुराहट निकल जाती थी। पर सर, अगर मैं गिर गया तो? कुछ नहीं होगा। रिहर्सल में बताया था ना मैंने, आवाज़ से डायरेक्शन कैसे लेते हैं, बताया था कि नहीं? अनिकेत असमंजस में पड़ गया। फिर भी उसने कहा, हाँ सर। तो बस लो और चलो अपने आप। कभी चले हो आज़ादी से? सर, बचपन से अभी तक तो नहीं। मुझे भी यही लगा था। इसे डर में जीने की आदत थी।
अनिकेत का ध्यान अब अपनी चोटों और बीती घटना पर से पूरी तरह से हट चुका था, इसलिए वो ये चुनौती लेने के लिए तैयार था। नई चीजें करने की ललक उसमें भी है, इस बात का पता मुझको नाटक के दौरान ही चल चुका था। ये ललक की वजह थी कि आज मैं उसको एक नई चुनौती देने जा रहा था। हम दोनों पूरी 35 सीढ़ियां उतर के घाट की पथरीली जमीन पे आ गए। इतनी देर में सीढ़ियां खुद को गिनाती जा रही थीं, इसलिए ये अनुमान नहीं, सटीक गिनती ही थी। मैंने अनिकेत का हाथ धीरे धीरे छोड़ दिया। चलो अनिकेत, चलना शुरू करो। देखना आगे 27 बड़े कदम के बाद एक गटर है, बस उसके बाद खुला मैदान है। एकदम मस्त होके चलो, लगे ही नहीं कि कोई दिक्कत है तुम्हें, समझे? हाँ सर। पहले उसे मेरी बात पे भरोसा नहीं हुआ। स्वाभाविक ही था, सहारे से चलने की इतनी पुरानी आदत क्या एक दिन में जाती? मुझे थोड़ी कड़क आवाज में 1-2 बार उसको डांटना पड़ा। गटर तक 27 कदम, अनिकेत चल, आराम से, कहा था ना मैंने। धीरे धीरे अपने होठों से गिनती शुरू करते हुए अनिकेत की छाती से सटी बाहें फैल के किसी साधारण आदमी की तरह होने लगीं। लगा जैसे अनिकेत पंख खोलता जा रहा है। वो माइलस्टोन गटर ठीक 27वें कदम पे था। बहुत अच्छी तरह से संभालते हुए अनिकेत ने पहले उसको पार किया और उसके आगे फिर आदतन सिकुड़ के घबराते हुए चलने लगा। मैंने फिर एक बार फटकार लगाई, अरे कहा ना अभी। सुनते ही बड़े आर्टिफिशियल तरीके से उसने अपनी बाहें खोली और तेज कदम चलने लगा। मेरी कामयाबी पे मेरी मुस्कुराहट निकल आई। अनिकेत भी डगमगाते हुए 4-5 कदम बिना किसी दिक्कत बढ़ता गया। जैसे जैसे बढ़ रहा था, उसका आत्मविश्वास भी बढ़ता जा रहा था। अनिकेत की बाहें हवा में आगे पीछे होते हुए तेजी पकड़ने लगी। कदम भी तेज होते जा रहे थे। मेरी खुशी बढ़ती जा रही थी। तभी अनिकेत ने दौड़ना शुरू कर दिया। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का आइडिया बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य ऋत्विक श्रीधर जोशी की लिखी कहानी ढाई मुस्कान। इस कहानी में अब तक आपने सुना, कहानी का नायक एक न देख सुन पाने वाले और शारीरिक रूप से अविकसित लड़के अनिकेत का गुरु है। एक दुर्घटना होती है जिसमें अनिकेत गलती से अपनी न देख पाने की कमजोरी की वजह से उनसे बदतमीजी कर बैठता है। नायक नाराज हो जाता है और अनिकेत अपना सब कुछ छोड़ के उनके पीछे चोट खाते हुए उनके घर जाके उनसे माफी मांग लेता है। नायक को उस पर स्नेह आता है और अपराध बोध होता है कि उसको अनिकेत को समझना चाहिए था। नायक अनिकेत को बदले में एक अनुभव देने की सोचता है जिसमें वो खुद के बल पे आज़ादी से बिना सहारे के खुले मैदान में चलेगा। अनिकेत आज तक किसी सहारे के बिना चला ही नहीं, लेकिन वो न सिर्फ चलने लगा बल्कि दौड़ने भी लगा। नायक घबरा गया। अब आगे। मेरी मुस्कुराहट तुरंत ही गायब हो गई और घबराहट ने चेहरे पे जगह लेनी शुरू कर दी। इसको दौड़ने के लिए किसने कहा? चिंता में मैंने उसका नाम लेके उसको डांटना शुरू कर दिया, पर अनिकेत रुक ही नहीं रहा था। वो और तेज दौड़ने लगा। शुतुरमुर्ग की तरह पंख फैला के भाग रहा था। वो मुंह खोल के आजादी की हवा का स्वाद ले रहा था। अनिकेत को जानने वाले किसी भी आदमी का कलेजा सहम जाए, अनिकेत इतनी तेज दौड़ रहा था। उसको दौड़ता देख मुझको लगा जैसे यहाँ कुछ भी नहीं है, न घाट, न पत्थर, न नदी, न आसमान, न हवा, न नजारे, न दिशाएं, सब शून्य है जिसमें अनिकेत दौड़ता जा रहा था। मैं डर भी रहा था और खुश भी हो रहा था। क्या था मेरा इसके घर पे चलने के प्रस्ताव से कतराने का कारण? यही था, मुझे डर था कि कहीं मेरे जरिए इसको कुछ ऐसा न मिल जाए जिसकी इसको कल्पना भी ना हो। ऐसा ना हो कि अनिकेत मुझ पे निर्भर हो जाए। मैं जानता हूं कि मैं इसके साथ अपनी जिंदगी नहीं दे पाऊंगा। ये बच्चा है, बस एक नादान और भोला बच्चा जिसको दुनिया ही नहीं, खुद इसके अपने भी ये रोज जताते हैं कि वो असल में 21 साल का बड़ा लड़का है। लोग इसे इसकी दुनिया तलाशने नहीं देते और मेरी फितरत इसका विरोध करने की है। अनिकेत कहीं बागी ना हो जाए।
उसका हवा चखता खुला मुंह देख के मैं डरने लगा। ये मुझसे क्या हो गया? तभी मुझसे दौड़ के बहुत दूर जा चुका अनिकेत कहीं ओझल हो गया। मेरा कलेजा बाहर आने को होने लगा। मैंने उसको अपनी जगह से देखने की कोशिश की। हवा में धुंध नहीं थी, मौसम पूरी तरह से साफ था, जिसमें अनिकेत न जाने कहां खो गया था। मैं उस दिशा में दौड़ने लगा, तेजी से, या यूं कहूं बहुत तेजी से भागा भागा उस आखिरी जगह पे पहुंचा जहां से अनिकेत गायब हो गया था। वहां पे खुला मैदान खत्म हो चुका था। आगे सीढ़ियां थीं, कुछ 5-6, जिनके नीचे अनिकेत अपने घुटनों के बल पे उठता हुआ दिख रहा था। उसके सर की सीध में नीचे पथरीली जमीन पे खून के छींटे थे। मैंने 1000 लानतें खुद पे मारी। ये क्या बेवकूफ़ी कर बैठा मैं, क्या फितूर था ये। मैं झट से उसके पास पहुंचा और उसको उठाते हुए बोला, अनिकेत, अनिकेत तुम दौड़ क्यों रहे थे पागल? ओह, तुम्हारा दांत टूट गया। हे भगवान, अरे यार अनिकेत, आई एम सो सॉरी। क्या हो गया ये? अपने टूटे हुए दांत से भी अनिकेत मुस्कुराने लगा। अपनी कमीज की आस्तीन से अपना मुंह साफ करके उसने मुझसे कहा, सर, थैंक यू सर। चोट तो रोज लगती है, हाथ भी टूट चुके हैं कई बार, पर आज जितना मजा आया उसके सामने ये एक टूटा दांत कुछ भी नहीं है सर। मैं तो सारे तोड़वा लूंगा। कह के अनिकेत बड़ी बेढंगी सी पर खुशी से लबरेज हंसी हंसने लगा। फिर अपने आप चल के सीढ़ियां चढ़ गया और मुझसे ऊंची जमीन पे जाके मुझको देख के बोला, कल दिवाली है, आप घर आ रहे हैं ना सर? हाँ अनिकेत, हम आ जाएंगे। अनिकेत ने मेरी आवाज के कंपन को भांप लिया था, जिसमें मेरी भीगी आंख और अनिकेत पर बरसता प्यार और गर्व शामिल था। कमबख्त मौका पा ही गया, छूटते ही बोला, गॉड प्रॉमिस। उसने अपनी ढाई मुस्कान बिखेरते हुए कहा। तो मैंने भी अपनी पूरी मुस्कान बिखेर दी और कहा, हाँ अनिकेत, गॉड प्रॉमिस। इसे रोकना मेरे बस में नहीं है। शायद मैंने वादा नहीं किया था, सच में गॉड प्रॉमिस ही था। बस इतनी सी थी ये कहानी। दोस्तों, कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि थोड़ी देर में वापस आता हूं लेके आपका पुराना पसंदीदा ऑडियो पोस्टकार्ड। सुनते रहिए यादों का आइडिया बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से, सिर्फ 92.7 बिग FM पर।